नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करने का। दरअसल दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश हुए। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का केस है। रामदेव ने हलफनामा देकर माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का भी आदेश दिया था, जिसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। विज्ञापनों को लेकर ये केस था। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों का केस। रामदेव ने हलफनामा देकर इस पर माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का दिया था आदेश, इसमें हलफनामा देकर माफी मांगी स्वामी रामदेव ने और पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के केस में रामदेव ने हलफनामा देकर माफी मांगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए आदेश दिया था। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पर सुनवाई, अवमानना नोटिस पर स्वामी रामदेव की पेशी 2 हलफनामे दाखिल करने थे और कंपनी के एमडी से जवाब मांगा गया था और जवाब दाखिल न करने पर नोटिस अवमानना का जारी किया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज दोनों ही पेश हुए। आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। और सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आज एक बड़ी सुनवाई थी, खुद स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो दोनों जवाब दाखिल किए गए हैं उसमें अपनी संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिलहाल रामदेव की तरफ से जो कदम उठाए गए वो गलत है और ऐसे मामले में जो फिलहाल हलफनामा दाखिल किया गया है वो हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, बावजूद इसके 21 नवंबर को रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपने आप को लैंड ऑफ द लॉ से ऊपर समझते हैं? क्या अपने आप को वो ये समझते हैं कि उनके द्वारा कुछ भी किया जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है उस पर नाराजगी जाहिर की और न केवल नाराजगी जाहिर की बल्कि फटकार भी लगाया कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या विज्ञापनों को कैसे छाप सकते हैं? ऐसे में सीधे तौर पर आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो। लेकिन उनके वकील जो हैं वो कोर्ट में अभी दलील दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को 2 नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को वो हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये देश की बड़ी अदालत है और ऐसे मामलों को वो डील करना जानती है और इसीलिए फिलहाल नाराजगी अभी भी जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट अपना दिखा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में ये कहा कि आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव बैठ सकते हैं, उन्हें खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कंडक्ट उनके द्वारा अपनाया गया वो गलत है। तो अभी फिलहाल दलीलें चल रही हैं और देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे अभी थोड़ी देर में और क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। आईएमए की तरफ से कोई इसमें तथ्य अभी जो अभी तक घटनाक्रम हुआ है इसमें अभी कोई नया तथ्य आईएमए की तरफ से कोई बात कही गई हो? जी देखिए, आईएमए की तरफ से अभी फिलहाल दलील नहीं दी गई है। अभी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि में रामदेव की तरफ से ही वकील उनकी दलीलें दे रहे हैं क्योंकि आज उनका टर्न था। देखना बेहद अहम है कि आईएमए इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है। लेकिन आईएमए का स्टैंड पहले ही क्लियर हो चुका है कि उनकी तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि जिस तरह एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद का विवाद है, ऐसे में रामदेव के द्वारा एलोपैथ पर सीधे टारगेट करना ये उचित नहीं है और ऐसे में ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथ के द्वारा तमाम लोगों को इलाज देते हैं, उन्हें मुहैया कराते हैं और जिस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में उनके मनोबल में कमी आती है।
और उसी से विवाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ा और विज्ञापनों को लेकर ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन बावजूद इसके विज्ञापनों का जो दौर है वो चलता रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा भड़का और उन्हें पेश होने का आदेश दिया। सुशील, एक बात और मैं समझना चाहूंगा, और अब जाहिर है कि दर्शकों तक कुछ एक कंफ्यूजन इस मामले में जा रही है। जो हलफनामा दिया गया था जिसमें आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन ऐसे आगे से जारी ना हो, तो इसके बाद क्या कहीं कोई जिरह की या कोई ऐसी विरोधाभासी कोई स्थिति रह गई है जिसके लिए आज दोनों को पेश होने के लिए कहा गया? जी देखिए, जब हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जाहिर की थी और उसी दौरान इनको पेश होने का आदेश दिया गया था। उसके बाद आचार्य बालकृष्ण का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब मामले की सुनवाई शुरू हो रही है उस समय आप हलफनामा दाखिल कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आप कानून से ज्यादा बढ़कर हैं, आप कानूनी दांवपेच लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों लोगों को पेश होने का आदेश दिया था। चलिए सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा इसमें जिरह और पक्ष रखने पर क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, आपसे जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर जबलपुर से, जहां जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे यहां से और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, लोगों को। क्लस्टर प्रभारियों की कोर कमेटी की बैठक लेंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जबलपुर पहुंचेंगे और यहां खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि क्लस्टर प्रभारियों की कोर कमेटी की बैठक होनी है और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक, जिसमें त्रिदेव सम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन होगा और जबलपुर संभाग के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद रहेंगे। आज से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज जेपी नड्डा कर रहे हैं जबलपुर से। तो बड़े नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और बड़े नेताओं की रैलियों से लोगों का कनेक्ट होना ज़रूरी है और यहाँ कितना लोग कनेक्ट महसूस करते हैं खुद को, ये भी देखना अहम होगा। और आपको बता दें कि पवन पटेल जो कि हमारे सहयोगी, जिन्होंने जानकारी भेजी है कि कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस पूरे मामले में जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन के लिए जेपी नड्डा पहुंचेंगे, केंद्र प्रमुख यहां मौजूद रहेंगे और त्रिदेव सम्मेलन में जेपी नड्डा का संबोधन भी होना है। और धार में भोजशाला के सर्वे का 12वां दिन आज है और भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सर्वे अलग चल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ आज मंगलवार के चलते किया गया है। महिला श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें कि भोजशाला, जो कि वाग्देवी माता का मंदिर कहा जाता है, सरस्वती माता का मंदिर कहा जाता है, और ऐसे में भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार की भोजशाला में लगातार सर्वे जारी है। सर्वे का आज 12वां दिन था और 12वें दिन का सर्वे भी शुरू हो चुका है। साथ ही आज मंगलवार था। मंगलवार के दिन भोजशाला में हिंदुओं के लिए खुली रहती है और हनुमान चालीसा के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आज सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचकर शामिल हुए और हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ भोजशाला में संपन्न हो चुका है और श्रद्धालु जो है भोजशाला से बाहर निकल चुके हैं। हमारे साथ में इस समय कुछ महिला श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का उत्साह है आज। पहले तो मैं सरस्वती माता की जय बोलूँगी, राजा भोज की जय, जय सिया राम। बहुत उत्साह रहा और हमेशा रहता है। तो कई सालों से 30 वर्ष से मैं आ रही हूँ। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा हुई, क्योंकि आज मंगलवार है
और सर्वे चल रहा है। यूँ तो हमारा सवेरे 8:55 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है, लेकिन आज हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है और हम सब ने निर्णय लिया कि 11 बजे हम भोजशाला सभी बाहर निकल जाए और खाली कर दे ताकि सर्वे करने में आसानी रहे, तो हम लोग सहयोग करना चाह रहे हैं। आप बताएं कि किस प्रकार का उत्साह जो है आज के दिन देखा गया? हिंदू समाज में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। और जो हिंदू समाज अपने आप को सोचता था कि मैं हिंदू हूँ, वाकई में आज हिंदू होने का गर्व महसूस कर रहा है। जो उसे चाहिए था वो उसे कहीं ना कहीं मिल रहा है। और जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे पे हमको वही विश्वास है जो अयोध्या में हुआ, ज्ञानवापी में हुआ, मथुरा में हुआ, काशी में हुआ और अब धार में हो रहा है। इस सर्वे पे पूरा विश्वास है और हिंदू समाज को पूर्ण रूप से जो संकल्प लिया था वो संकल्प उनका पूरा हो रहा है। कैसा उत्साह देखा जा रहा है? बहुत, हमको इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो हमारी माता की स्थापना भी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी लंदन से भी आ जाएगी और हमारी माँ आ जाएगी। आप जो है भजन जो है किस प्रकार का भजन जो है? भजन ये है हमारी माँ के लिए, माँ सरस्वती के लिए गा रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, माँ आएगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, माँ आएगी। माँ आएगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी भोजशाला के भाग आज खुले जाएंगे, माँ आएगी। माँ आएगी, आएगी, माँ आएगी। तो ये थी महिला श्रद्धालु हमारे साथ में, जिनमें अपार उत्साह देखा जा रहा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि माँ भोजशाला में आएगी और भोजशाला में स्थापित होगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहल, न्यूज़। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांजी कैंप इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। आपसी विवाद में रिश्तेदारों में गोली चली। दरअसल एक शख्स की गोली लगने की भी जानकारी मिल रही है और एक युवक पर चाकू से भी हमला किया गया और गंभीर हालत है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चाकू और गोली लगने वाले दोनों ही की हालत गंभीर बताई जा रही है। वासु हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। वासु, फायरिंग हुई भोपाल में, कोई विवाद हुआ, ये कौन लोग हैं और आखिर क्या वजह रही इसकी? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में कल देर रात की ये घटना है। काजी कैंप इलाके का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद के चलते ही ये पूरी घटना हुई है। इसमें फायरिंग की, हवाई फायरिंग की बात भी सामने आई है और जो पीड़ित है, जिसे चोट आई है, घायल है, उसके सिर पे चाकुओं से वार के निशान जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को कल देर रात तक ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दूसरा जो पीड़ित पक्ष है उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा जो है हो जाएगा और जो अन्य लोग चिन्हित किए गए हैं जो इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे विवाद में वहां पे सम्मिलित थे, उनको भी जल्द से जल्द धरपकड़ उनकी की जाएगी। जी वासु, चाकू भी चले यहाँ पर, कुछ लोग चाकू से भी घायल हुए, कुछ गोली से भी घायल हुए। घायलों की हालत कैसी है अभी? देखिए घायलों की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है और उनका एक भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी हुई है। दूसरी ओर पुलिस जो है वो लगातार मामले की तफ्तीश में, जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा कल देर रात जहां पर घटना हुई वहां पर चौकसी भी बढ़ा दी गई थी। पुलिस की जो फोर्स है वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया था ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। अभी हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही
इस पूरे मामले से जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना में नैरोगेज रेल के पुल को काटते समय पुल टूट गया और पुल को काट रहे 5 मजदूर 50 फीट नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मजदूर जिन्हें चोट आई है उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौरा में भर्ती कराया गया है। 2 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। क्वारी नदी पर पुल का ये काम चल रहा था। जौरा से निकल के आ रहे थे, हमने देखा 2 से 5 लोग घायल हुए हैं। किसी को जौरा रेफर कर दिया गया है, किसी को मुरैना रेफर कर दिया गया है और पता चलता है कि पता नहीं उस गंभीर चोटें आई हैं उन लोगों को। ये पुराने पुल का कार्य चल रहा था, इसीलिए इसको कोई पता नहीं, काटते समय पुल नीचे दरक गया। एम्बुलेंस द्वारा उनको किसी को जौरा भेज दिया गया, किसी को मुरैना भेज दिया। और छतरपुर से बड़ी खबर ये आ रही है। बागेश्वर धाम जा रहे पुलिस कर्मचारियों की बस हादसे का शिकार हो गई और धाम के पास रेलवे पुल के नीचे बस जा गिरी। दरअसल 10 पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि बस का टायर बर्स्ट हो जाने की वजह से यह हादसा हुआ था। टायर फटने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई और पुल से नीचे जा गिरी, जिसमें 10 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है। बागेश्वर हम ड्यूटी जा रहे थे छतरपुर ट्रैफिक थाने से, तो बागेश्वर थाना रेलवे ब्रिज पर ट्रक का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और नीचे पुल से नीचे उतर गई। पुल से नीचे उतर गए जी। कितने लोग बैठे हुए थे आप? 10 लोग थे। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल लगभग सभी हैं, थोड़े सभी घायल हुए जी, थोड़े घायल। कैसे आए हो जिला अस्पताल? एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से इलाज करा रहे हो जी। एक की हालत भी गंभीर है, एक हाथ सीरियस है, बाकी सब पता है कुछ? जगदीश। बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बदमाश ने महिला को एसिड फेंकने की धमकी दी है। रास्ता रोककर महिला से मोबाइल नंबर मांग रहा था। महिला ने मोबाइल नंबर देने से मना किया तो एसिड से जला देने की धमकी उसने दी है। मोबाइल नंबर देने से मना कर दिया था युवती ने, तो उस पर महिला पर एसिड से हमला करने की उसने धमकी दी और इस पूरे वाकये के बाद महिला ने अपने पति के साथ जाकर विजयनगर थाने में मामला दर्ज कराया, शिकायत दी है और विजयनगर थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो सिरफिरे आशिक के एसिड अटैक का धमकी दिए जाने का यह मामला सामने आया। खबर शाजापुर से, जहां एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले फांसी के फंदे पर झूलते हुए उसने खुद का वीडियो बनाया। प्रेम प्रसंग से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और बैतूल से खबर, जहां प्रेमी ने पेट्रोल डालकर युवती को जिंदा जला दिया। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद युवक फरार हो गया। आरोपी ने युवती के घर जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। युवक शादी के लिए उस पर दबाव बना रहा था और युवती ने पहले थाने में युवक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। और बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराए जाने की जानकारी मिल रही है। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। कई नक्सली घायल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, पुलिस तक शामिल है और अब तक 2 नक्सलियों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। एक AK-47, एक 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। बालाघाट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिसमें हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया। एरिया कमांडर सहित 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी। और बीजापुर में मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। मौके से इंसास, LMG, AK-47 बरामद की गई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। दोपहर तक ऑपरेशन से वे सभी वापस लौट सकते हैं। और दंतेवाड़ा में
6 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। चेकिंग के दौरान बरामद हुए 6 लाख रुपए। दरअसल आपको बता दें कि पतरास में तैनात एसएसटी की कार्रवाई, चुनाव को देखते हुए चेकिंग अभियान, जांच के दौरान कार से 6 लाख कैश मिले। रंजीत नाग की बताई जा रही है ये कार। और जगदलपुर में पुलिस कर्मचारी की पिटाई, भरे बाजार में पुलिसकर्मी की पिटाई। हेड कांस्टेबल पर धमकाने का आरोप, वसूली के लिए धमकाने की पिटाई का मामला। मुर्गा लड़ाई करवाने पर मांग रहा था पैसे, पैसे के लिए पिटाई और गाली गलौज की। और बढ़ते हैं आगे, बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां शराबी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। शराबी शिक्षक संतोष केवट बर्खास्त किया गया। शराब पीकर स्कूल में इसने उत्पात मचाया था। वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड हुआ। डीईओ ने बर्खास्तगी का आदेश भी जारी किया है और कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको पीना है? नहीं पीना, मत पियो। अच्छा, आप दूसरा वाला पीते होंगे ना, दूसरा वाला पी लो। पहचान पत्र दिखाओ अपना, प्रेस होकर क्या हो यार। और अगली खबर जगदलपुर से, जहां पीडीएस दुकानों में चल रही धांधली को लेकर कलेक्टर एक्शन मोड में आ गए। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। दरअसल पिछले दिनों कलेक्टर पीडीएस दुकानों के औचक निरीक्षण करने के लिए निकले थे और इस दौरान पीडीएस दुकानों की बोरियों में कम चावल पाया गया, जिसके बाद उन्होंने एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। और कवर्धा जिले के पौंडी से पंडरिया तक बने सड़क की हालत काफी खराब है, जिसकी वजह से इस सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क खराब होने की वजह से यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और यहां गन्ने से लदे ट्रैक्टर्स के पलटने के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। और अब चुनाव की 24 बड़ी खबरें। दुर्ग में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका।